नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने साइबर क्राइम के लेक्चर को। और हम अभी नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एक सेकंड पेन सेलेक्ट करो। ठीक है। तो नया चैप्टर क्या है हमारा? डेफिनेशंस अंडर आईटी एक्ट 2000। देखो आईटी एक्ट की क्यों जरूरत पड़ी भाई? कोई भी चीज जब कानून के दायरे में आ जाती है तो हमारे जैसे आप जैसे लोगों की सेफ्टी के लिए ही ये सब चीजें बनाई गई है। अदरवाइज कोई हमारे या हमसे कोई फ्रॉड करके चला जाए तो हम उसे कैसे उसकी कंप्लेन करेंगे? किस एक्ट में उसकी कंप्लेन करेंगे? या पुलिस वाले किस एक्ट में उसका केस दर्ज करेंगे जब कोई एक्ट ही नहीं रहेगा? अब सोचो, आज से 100 साल पहले अगर मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो इस एक्ट की जरूरत थी क्या? नहीं थी। फिर भी हम डेवलपिंग कंट्री है, हमारे यहाँ चीजें काफी टाइम के बाद आती है, लेट आती है। तो देखो यहाँ भी क्या है, 2000 मतलब आज से 20-22 साल पहले ये एक्ट आया। लेकिन वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्री है वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा आगे है हमसे। लेकिन हम भी अब उनसे आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो देखो क्या है, डेफिनेशन देखेंगे कि इन्होंने 2000 में 2000 क्या है, मतलब ये 2000 ईयर का नाम है। 2000 ईयर। तो 2000 में ये एक नया एक्ट लेके आए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। और क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगी कि भाई किस चीज को हम मानेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है? कैसे बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज वैलिड है? क्या आपने किसी को व्हाट्सएप पे कुछ गलत बोल दिया तो क्या वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना जाएगा, या कुछ एग्रीमेंट किया तो? इंटरनेट का कॉन्सेप्ट, वेब सेंट्रिक बिजनेस। कितने ऐसे बिजनेस है जो सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में ही चल रही है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और उसके सिग्निफिकेंस, जो इलेक्ट्रॉनिकली काम किया जा रहा है, घर बैठे ही आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप उन ऑर्डर्स को पूरा कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। देखो गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रेगुलेट करना। अब जैसे हमारे घर में किसकी गवर्नेंस होती है? कौन रेगुलेट करता है? हमारे पेरेंट्स रेगुलेट करते हैं, है ना? तो साइबर जुरिडिक्शन कि इसमें कितना, जैसे एक होता है ना कि एक एरिया में पुलिस चौकी है तो उसका एक एरिया डिफाइन हो जाता है कि हाँ ये इस एरिया में इसके पावर्स रहेंगे या इसकी जुरिडिक्शन यही है। अगर किसी को ऐसा किसी दूसरे जुरिडिक्शन में अगर फॉल करता है तो दूसरा पुलिस स्टेशन वाला बोलेगा कि नहीं नहीं, हम केस दर्ज नहीं कर सकते, ये हमारे एरिया में नहीं है। तो अब साइबर की क्या जुरिडिक्शन होगी? फिर उसके बाद सब तो बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, अब देखो क्या है। जो भी एक्ट पास होते हैं या जितने भी एक्ट बनते हैं, वो कहाँ से बनते हैं? पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट के पास ही पावर है। ठीक है, पार्लियामेंट में लोकसभा है, वहां से पास कराना होता है। फिर राज्यसभा में जाके उसको पास कराना है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के उस पर जब तक सिग्नेचर ना हो जाए तो वो एक्ट पास नहीं होता है। तो इंडिया में कई ऐसे भी मतलब एक्ट बनाने की कोशिश की गई है जो राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पहले लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा से हो गया, उसके बाद फिर राष्ट्रपति ने साइन ही नहीं किए, तो वो एक्ट कभी बना ही नहीं। तो अब एक्ट बनने के लिए तीन चीजें होती हैं। लोकसभा में पास कराओ किसी बिल को, मतलब नॉर्मली कोई पहले बिल लेके जाते हैं, उस बिल को लोकसभा में पास कराओ, फिर राज्यसभा में पास कराओ, और फिर प्रेसिडेंट के साइन करा दो। तो ये जो बिल है वो बिल बन जाता है एक्ट। ठीक है। तो देखो, इंडियन पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड एन एक्ट कॉल्ड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया, इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर अमेंडमेंट एक्ट भी आया 2008 में। 2008 में और भी नई नई चीजें आ गई, तो उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी और फिर एक नया एक्ट और आ गया। ठीक है ना? और वही जो पुराना था 2000 एक्ट वाला, उसी में बहुत सारी चीजें एडिशन करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 लेके आ गए। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो एक्सेस। एक्सेस क्या है यार? एक्सेस मतलब किसी चीज की जगह, मतलब किसी प्लेस में अगर आपने एंट्री कर ली, किसी के घर में अगर आपने एंट्री कर ली तो एक्सेस कहलाएगा ये। ठीक है। कोई आपके लैपटॉप को पासवर्ड डाल के चला रहा है तो उसको बोलेंगे आपके लैपटॉप को एक्सेस कर लिया। ठीक है। तो वही चीज है एक्सेस विद द ग्रामेटिकल वेरिएशन। अगर ग्रामेटिकली देखें और उसका नॉर्मल एक्सप्रेशन देखें तो गेनिंग एंट्री, एंट्री लेना कहीं भी, इंस्ट्रक्टिंग और कम्युनिकेटिंग विद द लॉजिकल, अरिथमेटिकल और मेमोरी फंक्शंस रिसोर्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो लॉजिकल या अरिथमेटिकल मेमोरी फंक्शन, जैसे कि आईडी डालना, पासवर्ड डालना, वो सब आपने डाल लिया और कंप्यूटर एक्सेस कर लिया या कंप्यूटर नेटवर्क एक्सेस कर लिया, कंप्यूटर नेटवर्क को आपने यूज करना शुरू कर दिया, तो वो एक्सेस कहलाएगी।
ठीक है, अब चलते हैं एड्रेसी। एड्रेसी कौन है? देखो, मीन्स अ पर्सन हु इज इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप इन सब चीजों को एब्जॉर्व कर रहे हैं, आप इससे पढ़ रहे हैं, तो आप एड्रेसी, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ, तो आप इसके एड्रेसी हैं। तो जो ओरिजिनेटर है, मैं एक ओरिजिनेटर हूँ, वो वो क्यों बना रहा हूँ मैं ये वीडियो? टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ताकि आप लोग इसे रिसीव करें, बट डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरमीडियरी, इसमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। तो एड्रेस ही आप है, ठीक है। नाउ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, देखो जैसे पुलिस ऑफिसर है ना पुलिस चौकी में, ऐसे साइबर क्राइम से रिलेटेड, साइबर क्राइम में, साइबर एक्ट में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया, उसमें एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को बनाया गया जो ऐसे केसेस को डील करेंगे, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मतलब पुलिस ऑफिसर नॉर्मल वे में। नाउ अफेक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है? अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक मतलब किसी पेपर पे इलेक्ट्रॉनिकली अगर साइन हो गया तो अफिक्स हो गया। मतलब मान लेते हैं जैसे ये एक पेपर है, इस पे आपने साइन कर दिया, तो ये हो गया अफिक्सिंग योर सिग्नेचर, ठीक है ना। तो वैसे ही किसी पे, किसी डॉक्यूमेंट पे अगर इलेक्ट्रॉनिकली यूज करके आपने उसे ऑथेंटिकेट कर दिया, आपने उसे साइन कर दिया, तो वो अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहलाएगा, ठीक है। देखो वो तरीका अपनाना, वो मेथोडोलॉजी अपनाना, वो प्रोसीजर अपनाना जिससे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट किया जाए, मतलब उसको वैलिड किया जाए बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अगर आपने किसी पेपर पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगा दिया तो ये कहलाएगा अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, देखो जितने भी रूल्स बनाएंगे ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से रिलेटेड, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाएगी। अब वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया लिस्ट 2 में, मतलब 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत के संविधान में 7th शेड्यूल है, उसमें लिस्ट 2 है, उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन किया। अगर स्टेट लॉ की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, और अगर सेंट्रल लॉ की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, अब यहाँ पे सिक्योर करने के लिए एक नया टेक्निकल चीज लेके आए या टेक्निकल टर्म्स लेके आए जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सिक्योरिटी के लिए, वो है असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। मींस अ सिस्टम ऑफ ए सिक्योर की पेयर, ए सिस्टम ऑफ ए सिक्योर की पेयर मतलब चाबियों का गुच्छा जिसमें दो पेयर है, एक एक पब्लिक की, ठीक है, और एक प्राइवेट की। तो प्राइवेट की आपके पास रहेगा, प्राइवेट की फॉर क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर, आप प्राइवेट की को यूज करके डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करोगे, और जो इसको वेरीफाई करेगा पब्लिक की टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर। अब जैसे मान लेते हैं आपने इनकम टैक्स रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न है, उसको आपने इलेक्ट्रॉनिकली अपना डिजिटल सिग्नेचर लगाया और आपने उसको साइन कर दिया। अब इसकी वैलिडिटी कौन चेक करेगा? इनकम टैक्स अथॉरिटी, ठीक है ना। वो देखेंगे हाँ यार साइन इसी के हैं, तो वो कैसे चेक करेंगे? उसके पास एक पब्लिक की है, ये जो यहाँ का जो डिजिटल सिग्नेचर वो आपका प्राइवेट की होगा, और वो जो उनको वेरीफाई करेंगे वो पब्लिक की है। तो असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम आपको समझ में आ गया। इसमें की पेयर यूज किया जाता है, चाबियों का जोड़ा यूज किया जाता है। एक प्राइवेट की है जो हमारे पास, आपके पास होगा किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए, डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए, और दूसरा जो की पेयर होगा मतलब जो पब्लिक की है वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास, इनकम टैक्स अथॉरिटी या कोई और अथॉरिटी जहां पे आप ये पेपर सबमिट कर रहे हो उसके पास पब्लिक की होगी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो लाइसेंस इशू करे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करे। देखो मींस अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस, जिसको इस चीज की लाइसेंस दी गई है कि भैया तुम ही हो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करोगे, तो वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी कहलाएगी। नाउ सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, अब ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो कुछ प्रैक्टिसेस डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लाइसेंस इशू करते टाइम आपको क्या क्या ध्यान देना है। देखो मींस स्टेटमेंट इशूड बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी एक स्टेटमेंट इशू करेगी ताकि ये प्रैक्टिस अपनाया जाए कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी एम्प्लॉय इन इशूइंग इलेक्ट्रॉनिक, ताकि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो एम्प्लॉय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, वही है प्रैक्टिस स्टेटमेंट। कम्युनिकेशन डिवाइस, सेल फोन, देखो आपने मोबाइल से अगर कुछ किया ना तो अब आपका मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आ जाएगा। अब आजकल हम फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब कह लीजिए, बहुत सारी पढ़ाई लिखाई अब हम सेल फोन से ही कर रहे हैं।
पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट SIC, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एनी अदर डिवाइस यूज टू कम्युनिकेट, कुछ भी आपने और चलाया ना कम्युनिकेट करने के लिए, भेजने के लिए, या फिर कोई ट्रांसमिट करने के लिए किसी इंफॉर्मेशन को, किसी को टेक्स्ट भेज दिया, वीडियो भेज दिया, ऑडियो भेज दिया, इमेज भेज दिया, तो ये सब कम्युनिकेशन डिवाइस। जैसे मान लो कोई केस होता है साइबर क्राइम में, तो वो बोलेगा जी मैंने तो मोबाइल से भेजा था, तो ये तो नहीं होना चाहिए, इसमें कोई इलीगल नहीं है। तो वो देखेगा यार, IT एक्ट पलट के देख लेगा, अच्छा मोबाइल से भेजने वाले पे क्या कुछ माना जाएगा, क्या मोबाइल है कम्युनिकेशन डिवाइस में? तो देखेगा हाँ मोबाइल तो है। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि आप अगर गाड़ी लो तो उसके नंबर प्लेट इशू होते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा बैल गाड़ी लेके जा रहा है या घोड़े गाड़ी लेके, उसमें आपने कभी देखा नंबर, इसका मतलब वो व्हीकल की डेफिनेशन में नहीं आता ना। ऐसे ही कम्युनिकेशन डिवाइस की डेफिनेशन कराना यहाँ बहुत जरूरी था, नहीं तो लोग बोलते मैंने तो सेल फोन से, अपने सेल फोन से किसी को गलत वीडियो भेज दिया, गलत ऑडियो भेज दिया, ये थोड़ी ना क्राइम है। तो बोलेगा भाई देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन डिवाइस में ये चीज आती है या नहीं आती। ठीक है। कंप्यूटर, कंप्यूटर का अभी तक आपने नॉर्मल डेफिनेशन देखा था बचपन से, अब थोड़ा सा यहाँ पे IT एक्ट में अलग देख लेते हैं। कंप्यूटर मीन्स एनी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और अदर हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्टिकल, या फिर कोई ऐसा जो प्रोसेसिंग डिवाइस है, बहुत स्पीड से प्रोसेस कर देता है, और सिस्टम विच परफॉर्म्स, या कोई ऐसा सिस्टम जो लॉजिकल अरिथमेटिक और मेमोरी फंक्शंस को यूज करके मैनिपुलेशन कर सकता है इलेक्ट्रॉनिकली, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल इम्पल्सेस, एंड इंक्लूड ऑल इनपुट प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज विच आर कनेक्टेड रिलेटेड टू कंप्यूटर, ना कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। जो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जो भी प्रोसेसिंग यूज हो रहा है, जो भी स्टोरेज यूज हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज हो रहा है, जो भी हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस यूज कर रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल यूज कर रहे हो, वो सब कंप्यूटर में आ जाता है। चलते हैं अब देखते हैं ITAA 2008, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में क्या और चीजें। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या आएगा, सैटेलाइट भी कंप्यूटर नेटवर्क में आएगा, माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल लाइन, वायर, वायरलेस, वाईफाई जैसी चीजें, कम्युनिकेशन मीडिया, टर्मिनल, या फिर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, इंटरकनेक्शंस, ये सारे के सारे कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएंगे। अगर आपके घर में वाईफाई है, वाईफाई में आप देख रहे हो कि वाईफाई से आप अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर ले, तो अपने मोबाइल को कनेक्ट कर ले, तो कंप्यूटर को कनेक्ट कर, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है कंप्यूटर नेटवर्क के। नाउ कंप्यूटर रिसोर्स, अब ये कंप्यूटर रिसोर्स में क्या क्या आ जाएंगे, कंप्यूटर आ जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम आ जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क आ जाएगा, डाटा आ जाएगा, कंप्यूटर डाटाबेस आ जाएगा, और सॉफ्टवेयर आ जाएगा। तो ये चीज कुछ है नहीं इसमें समझाने के लिए। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या है, अब ये बहुत ही बेसिक एग्जाम मतलब डेफिनेशन है, कोई भी डिवाइस और कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस जिसमें इनपुट आउटपुट सपोर्ट डिवाइस, ठीक है ना, एंड एक्सक्लूडिंग कैलकुलेटर्स विच आर नॉट प्रोग्रामेबल। देखो कैलकुलेटर को इतना प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम कैलकुलेटर को आप कंप्यूटर सिस्टम नहीं बोल सकते। बाद बाकी जितने भी ऐसे सिस्टम्स बने हैं ना जिसमें लॉजिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डाटा स्टोरेज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कंट्रोल कर सकते हैं, अदर फंक्शन कर सकते हैं, तो वो कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएगा। नाउ कंट्रोलर मीन्स द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। जैसे हमने देखा था ना, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज बनाए गए, तो उनको जो कंट्रोल करेगा उसको बोलते हैं कंट्रोलर। साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल मीन्स द साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब यह देखो ट्रिब्यूनल फिर से आ गया, जैसे कंपनी लॉ में आया था, इनकम टैक्स में आया था। देखो ट्रिब्यूनल का मतलब होता है वो स्पेशल कोर्ट। तो अगर साइबर से रिलेटेड अगर कोई स्पेशल केसेस होंगे या केसेस होंगे, तो पहले वो जाएगा साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में। मतलब किसी ने मान लो मेरे ऊपर साइबर केस कर दिया, अब मैं उसके अगेंस्ट जाना चाहता हूँ, मैं उसके अगेंस्ट अपील, मेरे मतलब कंप्लेन भी किया, मेरे अगेंस्ट ऑर्डर भी आ गया, मैं उस, देखो अपील किसके अगेंस्ट किया जाता है, अपील किसी ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट किया जाता है जिसको आप नहीं मान रहे हो, आपके हिसाब से ये ऑर्डर गलत है, तो और वो ऑर्डर मेरे ही खिलाफ दिया गया, तो मैं उस ऑर्डर को अपील करूंगा कि भाई ऑर्डर ही गलत है। तो वो अपील कहाँ करूंगा, मैं साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में। ये स्पेशल कोर्ट है जितने भी ट्रिब्यूनल है। तो साइबर कैफे मीन्स एनी फैसिलिटी। अभी साइबर कैफे क्या है, बचपन से हम साइबर कैफे पे जाके अपनी चीजें, चाहे वो प्रिंट आउट निकालना होता था इंटरनेट से, या इंटरनेट हम यूज करते थे, देखो where access to the internet is offered by any person in ordinary course of business to the members of the public। साइबर कैफे वो
प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे पब्लिक या जनरल पब्लिक जाके इंटरनेट के सर्विस यूज करते हैं, उसे साइबर कैफे कहते हैं। साइबर सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना। भाई इंफॉर्मेशन है उसको बचाना ही तो है साइबर सिक्योरिटी, और क्या है। इक्विपमेंट को बचाना, डिवाइस को बचाना, कंप्यूटर को बचाना, कंप्यूटर रिसोर्स को बचाना, कम्युनिकेशन डिवाइस को बचाना, एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड देयर इन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है उनका कोई गलत तरीके से एक्सेस ना ले ले, गलत तरीके से उन इंफॉर्मेशन में एंट्री करके ना जानकारी निकाल ले, अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना। यूज डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर क्या होता है, बताना, एक दूसरे को नहीं बताए, यही तो है सिक्योरिटी। डिसरप्शन, कोई उसमें खराबी ना कर दे, मॉडिफिकेशन मतलब अल्टर ना कर दे, और डिस्ट्रिक्शन उसको खराब ना कर दे, ठीक है ना। तो वही सारी चीजें साइबर सिक्योरिटी है, इन सब से बचाना अपने आप को ही साइबर सिक्योरिटी कहलाएगा। तो अब आप ये देखो कि आप क्या साइबर सिक्योरिटी के को आप फॉलो करते हो या नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोबाइल में पासवर्ड है, आपने ये पासवर्ड क्यों रखा है, साइबर सिक्योरिटी तो है यार, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई अनऑथराइज तरीके से एक्सेस ना कर ले। डिस्क्लोजर, कोई वो जानकारी ना ले ले जो आप नहीं चाहते। डिसरप्शन, कोई डिस्टर्ब ना कर दे, ठीक है ना, या कोई इंफॉर्मेशन मॉडिफाई ना कर दे। तो एक छोटा सा एग्जांपल है मोबाइल का ही देख लो, आज आजकल जिसके सबके हाथ में एक मोबाइल है, वो मोबाइल ही अपने आप में एक मिनी कंप्यूटर लेके चल रहे हैं। अगर अच्छे से इस्तेमाल करो तो मोबाइल से काफ़ी चीज़ें हो सकती है। मैं अपने मोबाइल से 4 से 5 ईमेल आईडी एक्सेस करता हूँ जो मेरे काम से रिलेटेड है। मैं अपने मोबाइल से स्काइप, जो मेरे ऑफिस से की मीटिंग्स में हेल्प करती है। तो देखो कंप्यूटर, मेरा मोबाइल कितनी चीज़ों में, मतलब कितनी डिवाइस से इसका काम करता है, लैपटॉप ओपन करने की जरूरत नहीं है। इवन अब तो मोबाइल से आप रिकॉर्डिंग कर लेते हो, क्लासेस भी रिकॉर्ड होती है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब एक अच्छा मोबाइल मिनी कंप्यूटर से कम नहीं है। तो मोबाइल की सिक्योरिटी अब उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है। आप मोबाइल से सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हो, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, है ना, सारे बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन आप एक्सेस करते हो। तो बताओ, आपका मोबाइल अब बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा जरूरी है। इवन आप सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हो मोबाइल में। चलो जी, डाटा, डाटा का मतलब वही है जो इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करे। अब अननेसेसरी की इंफॉर्मेशन लेने को आप उसे डाटा नहीं बोल सकते, जिस इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत ही नहीं है वो डाटा क्यों है। तो डाटा मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना, नॉलेज को रिप्रेजेंट करना, फैक्ट, कोई तथ्य है, कोई सच्चाई है, कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शन विच आर बीइंग प्रिपेयर्ड और हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अ फॉर्मलाइज्ड मैनर, और जिसको बनाया गया है, इस तरीके से बनाया गया है जिसको प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क उसको या तो कंप्यूटर प्रिंट आउट निकाल दे या फिर उसकी सेव करके किसी फोल्डर में रखे कुछ, है ना। तो इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन निकाल के दे दे, जिस डाटा को प्रोसेस करके कोई रिपोर्ट तैयार हो जाए, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में प्रिंट आउट निकले या फिर उसी को आप एक फोल्डर में रखो, तो वो सब डाटा ही कहलाता है। नाउ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर मीन्स, अभी हमने देखा था ना कि किसी भी पेपर को ऑथेंटिकेट करते टाइम आप अपना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगाओगे, तो वही है सिग्नेचर करने का इलेक्ट्रॉनिक मेथड, डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, देखो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है तभी आप किसी पेपर पे अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा सकते हैं। कि पेन ड्राइव टाइप का ही होता है, वो पेन ड्राइव आप किसी सिस्टम में लगाओगे, उसमें आपके सिग्नेचर होंगे तो उसका एक सॉफ्टवेयर रन हो जाता है, फिर जिस पेपर पे आपके सिग्नेचर लगाने हैं वो लग जाएगा। अब सोचो कोविड के टाइम में ऑफिस के जितने भी सारे काम हुए सब डिजिटल सिग्नेचर से हुए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से हुए। नाउ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जैसे कोई पीडीएफ फॉर्म में, अगर मान लो आपको मैंने कोई पीडीएफ दिया कोई किसी डॉक्यूमेंट का, तो ये पीडीएफ है क्या, एक्चुअली में तो ये प्रिंट आउट है नहीं, फिर भी आप उस पीडीएफ को एक्सेस कर रहे हो और पढ़ रहे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही तो है ये डॉक्यूमेंट या ये किताब। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को मीन्स एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, जो कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो जनरेट हुआ है, सेंट है, आपको भेजा गया या आपने रिसीव किया है, ठीक है ना, आपने किसी को भेजा या किसी मीडिया में रखा गया, किसी ऑप्टिकल मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, ये सब ऑप्टिकल पहले सीडी टाइप से होती थी, कंप्यूटर मेमोरी में, माइक्रोफिल्म है, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिल्म में, और सिमिलर डिवाइस या किसी भी इवन पेन ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में, जहां भी हार्ड डिस्क में, तो ये सब जो इंफॉर्मेशन इन सब जगहों पे रखा हुआ है वही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहलाता है। ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, देखो जो भी सरकार कोई नोटिफिकेशन इशू करती है तो ऑफिशियल गैजेट में करती है, ठीक है ना। ऑफिशियल गैजेट को बोलते हैं ना भारत का राजपत्र। अगर आप कभी
न्यूज़पेपर पढ़ने का आपको टाइम मिलता होगा तो कभी पढ़ के आप देखना, उसमें आते हैं कई सारे नोटिसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मीन्स द ऑफिशियल गैजेट पब्लिश इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब कोई किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट पे कोई नोटिस इशू किया गया है इलेक्ट्रॉनिकल तरीके से, जैसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे गए तो इनकम टैक्स में एक नोटिस आ गया कि भाई इस बार का इनकम टैक्स रिटर्न इस डेट से पहले पहले भर देना है, तो वो ऑफिशियल गैजेट का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नोटिफिकेशन आ गया तो वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कहलाएगा। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वही सारी चीजें फिर से रिपीटेड है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो भेजा जाता है, जो रिसीव किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है, जो इमेज फॉर्म में है, पीडीएफ फॉर्म में है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हमने अभी देख लिया, पहले भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी देख लिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? कोई भी डाटा, मैसेज या फिर टेक्स्ट जो आप एक दूसरे को लिख के भेजते हो, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वॉइस, कोड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर जनरेटर, ये सब के सब इंफॉर्मेशन कहलाएंगे। ठीक है। ये इंटरमीडियरी कौन है? देखो इंटरमीडियरी को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं जो बीच का बंदा होता है, बिचौलिया कह सकते हैं। ठीक है ना। तो अब ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस में भी इंटरमीडियरी काम करता है। अब जैसे आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपको मेरे लेक्चर्स देखने हैं तो आपको यूट्यूब पे जाना है, मेरे चैनल पे जाना होगा, मतलब करियर एकेडमी पे। तो अब कैसे जाओगे? आपके पास इंटरनेट सर्विस होना चाहिए ना। तो जो आपको ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वही इंटरमीडियरी है। आप एक बार रीड कर लेना, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है। साइबर कैफे कौन है? इंटरमीडियरी है, आपके लिए वो बैठा है ताकि आप उसके सर्विसेज लो। नाउ की पेयर, की पेयर मैंने पहले पढ़ा दिया था, पब्लिक की और प्राइवेट की, ये सब होते हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। एक होता है जिसमें प्राइवेट की और पब्लिक की, प्राइवेट की भी हमेशा हमारे पास होगा, पब्लिक की उस अथॉरिटी के पास होगा जहां हम डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं। जैसे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम प्राइवेट की यूज करके अपने हमारे सिग्नेचर्स होंगे, और उनके पास जो अथॉरिटी है उनके पास पब्लिक की होंगे। लॉ मतलब कानून जो पार्लियामेंट से बनता है, या फिर भारत भारत के संविधान, या फिर मतलब भारत के पार्लियामेंट से। और जो स्टेट है, राज्य है, राज्य में भी विधानसभा और होते हैं, वहां से बनते हैं। तो जो भारत के पार्लियामेंट से बनते हैं उस पर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, और जो राज्यों में बनते हैं उस पर गवर्नर के साइन हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे लॉ इस तरीके से मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। लाइसेंस, कोई भी सर्टिफाइंग मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी अगर आपको लाइसेंस इशू करती है तो वो लाइसेंस कहलाएगी। ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर बनाने वाला बंदा, कोई मैसेज भेज रहा है, कोई मैसेज जनरेट कर रहा है, किसी ने स्टोर किया, कोई इलेक्ट्रॉनिक मैसेज क्रिएट कर रहा है, तो हमेशा ओरिजिनेटर वो जिसने बनाया है किसी चीज को। अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं ओरिजिनेटर हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, मैं ओरिजिनेट कर रहा हूँ ये चीज। नाउ प्रिस्क्राइब्ड, देखो प्रिस्क्राइब्ड वर्ड जहां भी किसी भी लॉ में अगर प्रिस्क्राइब्ड आ गया है ना, तो प्रिस्क्राइब्ड मतलब होता है कोई रूल जो कि उस एक्ट में बताया गया है। तो मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। प्राइवेट की, वो की पेयर जिसका एक पार्ट होता है प्राइवेट की। ठीक है ना। तो प्राइवेट की हम यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन करने के लिए। पब्लिक की पेयर का ही दूसरा जो वेरीफाई के लिए यूज किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की टीम के द्वारा। ठीक है। नाउ सिक्योर सिस्टम किसे बोलेंगे यार? जिसका कोई अनऑथराइज एक्सेस ना ले। अब मान लो मेरा डिजिटल सिग्नेचर है, किसी और को आपने दे दिया, वो बंदा किसी पे चिपकाता रहेगा मेरे साइन, तो अनऑथराइज एक्सेस हो गया, तो बचाना पड़ेगा। सिक्योर सिस्टम तब तक होगा जब आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अनऑथराइज्ड एक्सेस से सेफ है, कोई अनऑथराइज तरीका से अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता, कोई मिसयूज नहीं कर सकता, रिलायबिलिटी भरोसे के लायक है, करेक्टली उसको यूज किया जा रहा है, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस पे कमी आएगी, और जो भी सिक्योरिटी प्रोसीजर्स है वो उसको आपने एक्सेप्ट किया है। कई बार आप लॉगिन आईडी बनाते हो तो उसमें बताते हैं जब पासवर्ड बनाते टाइम अल्फाबेटिकली रखो, न्यूमेरिकल भी रखो, स्पेशल कैरेक्टर भी रखो। ये सब क्यों है? ये सब सिक्योर सिस्टम करने के तरीके हैं, और आपने वो सारे प्रिंसिपल आपने फॉलो किया, प्रोसीजर्स आपने फॉलो किया अपनी सेफ्टी के लिए। अब एक बात बताओ, आप अपने एटीएम का पासवर्ड बना रहे हो 1234, तो क्या आपने जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को आपने फॉलो किया है? 1234 कोई पासवर्ड होता है? नहीं। तो आप इतने तो बुद्धिमान आपको बनना ही पड़ेगा कि आप अपने आप को बचा सको।
है ना। जब हम ड्राइव करते हैं तो मान लेते हैं कि हमने ड्रिंक नहीं किया और हम ड्रिंक को ड्राइव नहीं कर रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सामने वाले ने नहीं किया होगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम ड्राइव करते हैं तो दो चीजों की होती है, एक तो हम खुद सही ड्राइव करेंगे और दूसरे जो दूसरे लोग गलत तरीके से ड्राइव करें मुझे उनसे भी अपने आप को सेफ करना होगा, ठीक है ना। तो इतना अब सीधा बन के रहने से काम नहीं चलेगा, अपने को इतना सीधा बन के रहना पड़ेगा कि हम अपने आप को खुद से भी बचाएं और दूसरों से भी बचाएं, तब जाके आप सही मायने में सीधे पर्सन कहलाओगे। चलो ठीक है। नाउ सिक्योरिटी प्रोसीजर, सिक्योरिटी प्रोसीजर क्या, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है कि ये सब फॉलो करो। अब किसी एटीएम में अच्छे पासवर्ड बनाने के लिए हमें प्रोसीजर बताया जाता है, हम फॉलो कर देते हैं, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रोसीजर है ये। सब्सक्राइबर, जिसके नाम पे वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया गया वो सब्सक्राइबर है। मान लो मेरा डिजिटल सिग्नेचर मैं बनवाता हूँ, तो जो डिजिटल सिग्नेचर उसका सब्सक्राइबर मैं कहलाऊंगा, ठीक है। वेरीफाई मतलब क्या होता है भाई, पब्लिक की को यूज करते हुए डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को तरीके से चेक करना कि क्या ये सही बंदे ने फिक्स किया है, सही बंदे ने लगा है, सही प्राइवेट की यूज हुआ है, क्या ये रिकॉर्ड जो बनाया गया है वो सही तरीके से बना है, उसमें सही तरीके से सिग्नेचर अफिक्स हुए हैं। तो बस यही सब चेकिंग करना ही वेरीफाई कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट। अब यार ये इंटरनेट का क्या कॉन्सेप्ट है। अब एक बात बताइए, जो टेक्नोलॉजिकली जो क्रांति आई है, रिवोल्यूशन आई है, वो किस वजह से आई है, इंटरनेट की वजह से। अगर आपके पास मोबाइल अच्छा होता, लैपटॉप अच्छा होता, सब कुछ अच्छा होता, अगर इंटरनेट ही नहीं होता तो हम इतनी क्रांति या इतनी अच्छी तरीके से रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाते। इंटरनेट इज द बैकबोन ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन। अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो कहाँ से बैंकिंग सिस्टम एक्सेस करेंगे, कहाँ से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, कहाँ से हम लेक्चर्स लेंगे। तो आज इंटरनेट की वजह से देखो, एक मेरे जैसा बंदा जो जॉब कर रहा है, जो कंसल्टेंसी देता है, जो खुद की पढ़ाई कर रहा है, आज मैं यूएस की पढ़ाई इंडिया में बैठ के कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन। अदरवाइज मुझे यूएस का जो पढ़ाई है, वहाँ के लेक्चर्स लेने के लिए, वहाँ की किताबें लेने के लिए मुझे यूएस जाना होता। तो ये टेक्नो या यूएस जाके एग्जाम देना होता। अब दिल्ली में ही या इंडिया में कई जगह इंटरनेशनल टेस्ट सेंटर बना दिए गए हैं, जहाँ पे यूएस की अथॉरिटीज, अमेरिका की अथॉरिटीज आती हैं और उनके सामने ये सारे टेस्ट होते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट कितना इंपॉर्टेंट है, अगर इंटरनेट ना हो तो हम छोटी छोटी चीजें भी नहीं कर सकते। अब आज हम कितना इंटरनेट के लिए मतलब इंटरनेट को यूज करते हैं, तो अब इंटरनेट का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा टफ सब्जेक्ट या टफ टॉपिक इसे मुझे एक्सप्लेन करना होगा। तो एक बार प्लीज आप इसे रीड कर लेना। इंटरनेट, आपके दिमाग में कुछ भी आए ना इंटरनेट से रिलेटेड, आप उसको कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट में चिपका देना, वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ऐसा एज सच कुछ भी नहीं है ऐसा कि आप रट के इसके बारे में लिखो। हाँ, ये जरूर देख लेते हैं, दे आर फोर मेन वेज टू कनेक्ट द इंटरनेट। चार तरीके से इंटरनेट आप कनेक्ट करते हो। आपके घर में कंप्यूटर है और आपके घर में वाईफाई है, ठीक है। तो वाईफाई वाले राउटर में अगर आप उसका एक वायर लगाते हो और कंप्यूटर में भी वायर लगा देते हो, तो इसे कहलाते हैं, और उसके बाद फिर आपके कंप्यूटर में नेट चलने लग जाता है, तो उसे बोलते हैं कनेक्ट वाया। वाया मतलब होता है के द्वारा, लैन सर्वर, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं लैन। तो लैन के थ्रू अगर आपके कंप्यूटर में कोई चीज वायर के थ्रू अगर कनेक्ट होके आप चला पा रहे हो इंटरनेट, तो वो कनेक्ट वाया लैन सर्वर होगा। कनेक्ट वाया सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल और पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल, ये तो अब ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन ये ऑफिस में अभी भी ज्यादा चलता है कि एक लंबी सी तार होगी, उसी से सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, तो वहां पे सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल बनाते हैं। कनेक्ट विया एन ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज क्या है देखो, मॉडेम दे दिया आपको, ठीक है ना, वाईफाई से आप कनेक्ट कर लेते हो। वोडाफोन आइडिया ये सब क्या थे, एमटीएनएल ये सब क्या थे, एक मॉडेम दे देते थे, उस मॉडेम से आप सारे के सारे ईमेल सर्विसेज या सारे के सारे, वो वाईफाई है बेसिकली, तो वाईफाई के थ्रू कर लेते हैं। और कनेक्ट थ्रू ब्रॉडबैंड, तो अब ब्रॉडबैंड भी आ गए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आ गए, नए नए तरीके के नए नए डाटा ट्रांसफर स्पीड सब आ गए, जिसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लेते हो और काम चल जाता है। तो ये सब नॉर्मल चीजें जो हम अब लाइफ में इतना फॉलो कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं। वेब सेंट्रिक बिजनेस, अब टॉपिक है कि
वेब इंटरनेट की दुनिया पे डिपेंड हुआ बिजनेस क्या है? देखो, लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज अडॉप्टिंग दिस टेक्निक टू कर्व द एग्जिस्टिंग inefficiencies involved in potentially time consuming and tedious task while cutting down the cost। भैया अब बहुत सारी कंपनीज कॉस्ट को कम करने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिकली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, जिससे उनका टाइम कंज्यूम जो पहले ज्यादा होता था, मुश्किल मुश्किल टास्क में, वो कम हो रहा है। ठीक है ना। इट लिंक्स सप्लायर्स, अब वो सप्लायर्स को भी लिंक करते हैं, फैक्ट्रीज को लिंक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को लिंक करते हैं, रिटेलर्स को भी लिंक करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। वही किसी भी बिजनेस में क्या है, सप्लायर जिससे गुड्स आएगा, फैक्ट्री जिसमें प्रोसेसिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूटर को हम दे देंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को दे देगा, हमारा प्रोडक्ट बिक जाएगा। इन सब में टेक्नोलॉजी को यूज करना ही वेब सेंट्रिक बिजनेस कहलाएगा। इट अलाउ द बिजनेस टू रिप्लेस नंबर ऑफ पीपल इन देयर वर्क्स डिपार्टमेंट विद ऑटोमेटेड सिस्टम। इसने बिजनेस को अलाउ किया कि भैया लो ऐसे इनएफिशिएंट लोगों को हटाओ और ऑटोमेटेड सिस्टम पे जाओ। इट सब्सटेंशियली रिड्यूसेस बिजनेस साइकिल। और इसने बिजनेस साइकिल टाइम क्या होता है, गुड्स खरीदने से लेके बेचने तक और बेचने के बाद पैसा आने तक, इसको पूरा एक कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। तो इस कंप्लीट साइकिल को कम करना। एक बात बताओ, आज मैंने कोई गुड्स बेचा और मेरे पास पैसा आएगा 6 महीने बाद, तो मैं भाई साल में 2 ही बार पैसा बनाऊंगा क्या? तो मैं तो चाहूंगा ना कि अगर आज मैंने बेचा तो 10 से 15 दिन में पैसा आ जाए, या आज जो बेचने लायक गुड्स बना है ना वो 5 दिन में ही बन जाए। तो हर कोई चाहेगा उसका बिजनेस साइकिल टाइम रिड्यूस हो, छोटा हो, ताकि उसके पास मनी की जो फ्लो है या मनी का रेगुलेशन वो बार बार आता रहे। इट हेल्प्स इन रनिंग द बिजनेस मोर इफिशिएंटली, क्विकली, जल्दी से जल्दी, अच्छे तरीके से, सिक्योर तरीके से इन्वेंट्री मैनेज करने में और डिमांड जनरेट करने में। ठीक है ना। मार्केट में प्रोडक्ट लेके जाने में, ये सब में हेल्प होती है इलेक्ट्रॉनिकली से। अब क्या है, बिजनेस टू कस्टमर, B2C। मान लो कि मेरे पास ऑर्डर आया और मेरे पास डायरेक्ट कस्टमर नहीं ऑर्डर किया, तो मैं अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर को दे रहा हूँ, तो वो होंगे B2C कहलाएंगे। ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस, मैं ए लिमिटेड चला रहा हूँ, वैसे जैसे मेरी खुद की कंपनी का जो नाम है नवकरी टेक्सटाइल्स। ठीक है। अब नवकरी टेक्सटाइल्स को ABC लिमिटेड ने ऑर्डर दिया, तो नवकरी टेक्सटाइल्स ABC लिमिटेड को दे रहा था, ये B2B हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। ना कंज्यूमर टू कंज्यूमर और पीयर टू पीयर, मतलब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को दे रहा है, या फिर कंज्यूमर टू बिजनेस, एक कंज्यूमर बिजनेस को सर्विसेज दे रहा है, और बिजनेस टू गवर्नमेंट और बिजनेस गवर्नमेंट को दे रहा है। तो ये सारे के सारे तरीके हैं बिजनेस करने के तरीके। अब चलते हैं बिजनेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। बिजनेस क्या है यार? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस एंड फंक्शंस प्रोसेसेस विद द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, फिलोसॉफीज एंड कंप्यूटर पैराडाइम ऑफ द न्यू डिजिटल इकोनॉमी। भैया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ने सारी टेक्नोलॉजी, फिलोसॉफी, कंप्यूटर के पुराने तौर तरीके सबको बदल दिया, पुराने ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस फंक्शनल प्रोसेस सबको बदल दिया। अब एक डिजिटल इकोनॉमी चल रहा है, नया डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है। इट इज एन इंटरनेट इनिशिएटिव विच ट्रांसफॉर्म्स बिजनेस, और ये एक इंटरनेट इनिशिएटिव है जिससे बिजनेस रिलेशन को बहुत ही अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। जैसे मेरा ब्रदर है, वो मीशो पे काम करता है, तो मीशो पे क्या है कि उसको ऑर्डर ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं है, मीशो उसके लिए काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के यही तो है कि वो मीशो उसको खुद ऑर्डर ला के देता है और वो बस ऑर्डर को फुलफिल करता है। तो इंटरनेट ने पूरे के पूरे डिजिटली कर दिया है सारे प्रोसेस को। इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ ई कॉमर्स, इसमें सार तो उसको हम ई कॉमर्स ही तो बोलेंगे। अगर हमने मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन के साथ मिलकर काम किया तो हम ई कॉमर्स कहलाएंगे। With the help of e-business solutions, the companies have succeeded in developing their technology and increasing their turnover. E-commerce, e-business solution की वजह से कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, अपना टर्नओवर, अपना सेल बढ़ा रही है। Together e-business and e-commerce have helped create a system of application and adulties whereby money, information, services can be exchanged via the web। मतलब ये कि भैया ई कॉमर्स और ई बिजनेस की वजह से अब बहुत ही आसानी से इंफॉर्मेशन इंटरनेट वेब के द्वारा, इंटरनेट मतलब वेब मतलब इंटरनेट के द्वारा हम आसानी से इसको चेंज या एक्सचेंज किया जा सकता है। ठीक है। तो इन सब के लिए बिजनेस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सक्सीड करने के लिए। अब आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। आई थिंक यहाँ हमें एक ब्रेक ले लेना चाहिए। आगे के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर।